आप सभी को जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है नॉलेजपुर के बायो की क्लास में। आपको पता है कि हम लोग पढ़ रहे हैं बायो किस क्लास का? तो क्लास 11th का। और बायोलॉजी का हम लोग अभी चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं और चैप्टर 1 है हमारा जीव जगत। जीव जगत में अभी इनसे पहले 3 वीडियो अपलोड हो चुका है चैनल पर। अगर आपने उन तीनों वीडियो को नहीं देखा है तो देखिए, बिल्कुल ही बहुत सरल शब्दों में मैंने समझाने का प्रयास किया है, आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। अगर आपने उन तीनों वीडियो को नहीं देखा है तो चैनल पर एक अलग से प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है, बायोलॉजी क्लास 11, शायद इसी नाम से है या क्लास 11th बायोलॉजी के नाम से होगा। और मैं उन तीनों वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, तो आप यहाँ से भी इनको देख सकते हैं। लेकिन देखिएगा जरूर, आपको बहुत ही अधिक फायदा होगा। तो याद रखना है, आज हमारा जीव जगत का जो है वो है हमारा डे 4 यानी चौथा दिन है। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने कंप्लीट किया था सजीवों का जो मुख्य लक्षण है, वो हमारा कंप्लीट हो गया लास्ट वीडियो में। ठीक है, अंतिम वीडियो में। आज के वीडियो में हम समझेंगे मूल रूप से जैव विविधता के बारे में। ठीक है, जैव विविधता। तो जैव जो है ये जीव से बना हुआ है, और विविधता का मतलब आप जानते हैं क्या होता है? अंतर होता है। हम लोग अब आगे बढ़ चुके हैं। हमारी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखिएगा, और अगर आप कॉपी कलम लेके नहीं बैठे हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि आप कॉपी और कलम लेकर बैठें। साथ ही साथ जो मैं बोर्ड पे समझाऊंगा और जो मैं लिखाऊंगा भी, तो उनको आपको लिखते हुए जाना है, तो इनसे बाद में आपको फिर रिवीजन करने में अधिक फायदा होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अब। तो मैंने क्या बोला? जैव विविधता। जैव शब्द जो है ये रिलेट करता है जीव को, है ना, जीव को। और विविधता का मतलब क्या होता है? तो विविधता का मतलब होता है अंतर। अच्छा, जब हम जैव बोलते हैं या जब हम सजीव बोलते हैं, तो सजीव से तात्पर्य हमारा सिर्फ यह नहीं होता है, हम सजीव सिर्फ मनुष्यों को नहीं कहते हैं, ना ही सिर्फ हम जंतुओं को कहते हैं। सजीव से तात्पर्य अगर हम दो रूपों में देखें, दो वर्गों में देखें, तो पहला हमारा हो जाएगा वनस्पति वर्ग और दूसरा हो जाएगा हमारा जंतु वर्ग। हम इन सभी का बात कर रहे हैं, और इन सभी में जो विविधता है, इनके जो अलग अलग प्रकार हैं, अलग अलग जो जातियां हैं, हम उन्हीं को क्या कहेंगे? जैव विविधता कहेंगे। अगर पूरे हमारे अर्थ की बात की जाए तो हमारे अर्थ पर अभी तक 1.7 से लेकर 1.8 मिलियन जीवों की जातियों की खोज की जा चुकी है। लगभग इतनी जातियां हमारे अर्थ पर मौजूद है, हमारी पृथ्वी पर पाई जाती है। इस चीज का आपको ध्यान में रखना है। अब इतनी जातियां पाई जाती है, तो क्या हम इन सभी जातियों का अलग अलग करके अध्ययन कर पाएंगे? तो वो बिल्कुल ही संभव नहीं है कि हम सभी को अलग अलग मतलब अध्ययन कर पाएंगे। तो इन्हीं के लिए हम लोगों ने क्या किया है? हम वर्गीकरण करते हैं, हम बांटते हैं। अब वर्गीकरण करना यहीं से जरूरी है, और यही चीज हमें समझना है। ये एक्चुअल में प्रश्न इनसे बने या ना बने, लेकिन समझने के लिए ये बहुत ही अधिक आवश्यक है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए हमें 1.7 से 1.8 मिलियन जीवों के बारे में अगर हमें कह दिया जाए, या किसी भी साइंटिस्ट को ये दिया जाए कि आपको इन सभी के बारे में जानना है, तो वो संभव नहीं हो पाएगा। तो वो संभव नहीं हो पाएगा, इसीलिए क्या लाया गया? लाया गया वर्गीकरण। अच्छा, वर्गीकरण का मतलब क्या है? वर्ग में बांटना, एक वर्ग अलग अलग वर्गों में सभी को बांटना। वर्ग से क्या तात्पर्य है? ये जो वर्गीकरण मैंने लिखा, इसका क्या मतलब है? वर्ग। तो वर्ग से मतलब क्या है? अब जैसे मान लीजिए कहीं पर एक साथ 100 बच्चे मान लीजिए जमा है, और उस 100 बच्चों में अब मान लीजिए वहां पर क्लास 8 के भी बच्चे हैं, 9th के भी हैं, 10th के भी हैं, 11th 12th, मान लीजिए इसी प्रकार से 5 क्लास के बच्चे, 5 कक्षा के बच्चे जो हैं वहां पर उपस्थित हैं।
8, 9, 10, 11 है ना, 11 और 12 इतने क्लास के बच्चे मौजूद हैं और टोटल 500 बच्चे हैं। तो आपके पास दो ऑप्शन है, आपको बोला जाता है कि इनको विभाजन करना है। तो अब जाके 500 बच्चों में से प्रत्येक बच्चों के पास जाइए और पूछिए आप किस वर्ग में पढ़ाई करते हैं, आप किस वर्ग में पढ़ाई करते हैं, आप किस वर्ग में पढ़ाई करते हैं। इसी प्रकार से आपको 500 बच्चों से पूछना पड़ेगा। या दूसरा ऑप्शन आपके पास क्या है कि आप सीधा एक लाइन बोलोगे कि जो कक्षा 8 और 9, 10, 11 और 12 के बच्चे हैं वो सभी जो कक्षा 8 में पढ़ने वाले हैं एक जगह जमा हो जाइए, एक साथ खड़े रहिए। 9th वाले एक साथ, 10th वाले एक साथ, 11th और 12th वाले एक साथ खड़े हो जाइए। एक एक मतलब 11th वाले अलग खड़े हो जाइए, 12th वाले अलग खड़े हो जाइए। तो इनसे क्या होगा, आपको 500 बच्चों से पूछने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए वर्गीकरण बहुत ही आसान है। वर्गीकरण के माध्यम से हम एक जातियों को एक श्रेणी में रखकर हम उनका अध्ययन करेंगे तो हम कह सकते हैं कि इस वर्ग के जातियों का जो है, इस वर्ग के सभी जाति इस वर्ग में आएंगे क्योंकि इसमें ये गुण पाया जाता है। ठीक है, क्या ये आपको वर्गीकरण समझ में आया? ये सिर्फ इतना नहीं है, मैं ये आपको समझा रहा हूं, फिर मैं अभी लिखाऊंगा अभी आपको। क्या ये चीज आपको क्लियर हुआ? वर्गीकरण क्या है, क्यों जरूरी है? वर्गीकरण के बिना नहीं तो बहुत ही वो डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम अब यहां से थोड़ा सा अब ऊपर में आप बिल्कुल हेडिंग दे दीजिए जैव विविधता, और यहाँ पर बिल्कुल आप एरो दे के लिखिए 1.7 से 1.8 मिलियन जीवों की जातियां पाई जाती है या खोजी जा चुकी है। आप इनको लिख लीजिए और इनके बाद अब आप नीचे से नोट्स बना के लिखना शुरू कीजिए। नोट्स बना के लिखना अब आप क्या कीजिए, शुरू कीजिए। अच्छा, अगर मैं मान लीजिए कुछ लिखता हूं और वो मैं फिर मिटा भी देता हूं तो आपको वीडियो को पीछे कर लेना है, सर पकड़ के बैठना नहीं है। ये क्या हो गया, आपके पास मोबाइल है, वीडियो को बस स्किप कीजिए थोड़ा सा या खींच के पीछे लेके जाइए, फिर जो लिखा हुआ होगा वो तो आ ही जाएगा, है ना। वर्गीकी एवं वर्गीकरण विज्ञान, है ना, दोनों एक ही चीज है। वर्गीकी एवं वर्गीकरण विज्ञान। अच्छा, इंग्लिश में इसको कहते हैं टैक्सोनॉमी। ठीक है, टैक्सोनॉमी, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। ये अभी आपको मैंने समझा दिया कि वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों है। तो अब यहां से आप डैश देके लिखना शुरू कीजिए। लिखिएगा वर्गीकी का अर्थ है, वर्गीकी का अर्थ है, वर्गीकी का अर्थ है वर्गीकरण में प्रयोग किए जाने वाले वर्गीकरण में प्रयोग किए जाने वाले सिद्धांतों एवं विधियों का अध्ययन करना, सिद्धांतों एवं विधियों का अध्ययन करना। ठीक है, वर्गीकरण का क्या अर्थ है, यहां पर हम मूल रूप से देखेंगे कि हर एक वर्गीकरण जो किया जा रहा है उस पर कौन सा सिद्धांत लागू किया गया है और कौन सा विधि जरूरी है वर्गीकरण के लिए, कौन सा विधियां अपनाई जाती है अभी पूरे हर एक कॉन्टिनेंट में, अलग अलग देशों में, हम उस चीज को देखेंगे। उनके बाद नीचे में एरो दे के लिखिएगा, नीचे में एक लाइन और एरो दे के लिखिएगा, इसी में जीवों की या के बदले लिखिएगा जीवों की पहचान, जीवों की पहचान, नामकरण एवं वर्गीकरण को
वर्गीकी कहा जाता है? वर्गीकरण को वर्गीकी कहा जाता है। लिख लिए। अब अगला है हमारा इसमें क्या, सिस्टेमैटिक्स। अब जो आप वर्गीकरण का अध्ययन कीजिएगा तो हम इसको क्या करेंगे, एक सिस्टेमैटिक्स तरीके से करेंगे। अगर सिस्टेमैटिक्स तरीका नहीं होगा तो फिर कंफ्यूजन बहुत ही अधिक होगा। फिर कंफ्यूजन जो है वो क्या होगा, अधिक होगा। एक स्पेसीज जो है, एक जाति जो है, वह फिर किसी दूसरी जाति में जो दूसरी जाति में चला जाएगा तो फिर वहां पर कंफ्यूजन बहुत ही अधिक होगा। ठीक है, सिस्टेमैटिक्स में लिखिएगा थोड़ा सा। इसके अंतर्गत यानी सिस्टेमैटिक्स के अंतर्गत जीवों के प्रकार एवं विविधता का अध्ययन किया जाता है। विविधता का अध्ययन किया जाता है। साथ ही साथ उनके बीच पाए जाने वाले संबंधों का भी अध्ययन किया जाता है। कहां पर, सिस्टेमैटिक्स में। और जैव विविधता को हम तभी जाके वर्गीकरण उनका सही ढंग से कर पाएंगे जब हम उनको सिस्टेमैटिक्स तरीके से अध्ययन करके हम वर्गीकरण करेंगे। अच्छा, सिस्टेमैटिक शब्द जो है यह लैटिन शब्द है। सिस्टेमैटिक कौन सा शब्द है, ये लैटिन शब्द है। ठीक है, ये सिस्टेमा से आया हुआ है। इनको भी लिख लीजिए, नीचे में एरो देके लिखिएगा इस प्रकार से। सिस्टेमैटिक शब्द लैटिन के शब्द सिस्टेमा से आया है। सिस्टेमैटिक शब्द लैटिन शब्द के सिस्टेमा या लैटिन शब्द सिस्टेमा से आया है, जिसका अर्थ जीवों की नियमित व्यवस्था से है। जीवों की नियमित, है ना, नियमित व्यवस्था से है, रेगुलर व्यवस्था से है। मतलब हम सही तरीके से हर एक जीवों का वर्गीकरण कर पाए, है ना। इसके लिए हमें सही सिस्टम बनाने की आवश्यकता है। और इसमें लिखिएगा, नीचे एरो दीजिएगा। सिस्टेमैटिक शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया होगा? सिस्टेमैटिक शब्द का सबसे पहले प्रयोग कैरोलस लिनियस, है ना। सिस्टेमैटिक शब्द का सबसे पहले प्रयोग कैरोलस लिनियस ने किया था। इन्होंने अपनी पुस्तक के टाइटल का भी नाम सिस्टेमा नेचुरे रखा था। सिस्टेमा नेचुरे रखा था, या नेचुरे मतलब नेचुरे नहीं, सॉरी, नेचर रखा था। ठीक है, सिस्टेमा नेचर रखा था किसने? कैरोलस लिनियस ने। तो ये याद रखना है कि ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनेगा कि सिस्टेमैटिक शब्द कौन सा शब्द है। तो पहला हो जाएगा क्या, ये लैटिन शब्द है। और ये लैटिन के किस शब्द से आया है? तो ये आया है सिस्टेमा से। किससे आया है? ये सिस्टेमा से आया है। इनके बाद यहाँ से वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनेगा कि सिस्टेमिक शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? वो किया था कैरोलस लिनियस ने किया था। किसने किया था? कैरोलस लिनियस ने किया था। किसने किया था? कैरोलस लिनियस ने किया था। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा आगे और समझने का प्रयास करते हैं।
वर्गीकरण के मौलिक सिद्धांत क्या है। अब यहां से थोड़ा सा अपनी गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं। वर्गीकरण के मौलिक सिद्धांत। अब देखिए, अगर मान लीजिए आपको वर्गीकरण करना है, अगर आपको वर्गीकरण करना है, सभी जीवों को आपको अलग अलग वर्गों में बांटना है, तो इनके लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है। तो सबसे ज्यादा जरूरी है, वर्गीकरण करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, पहचान करना पड़ेगा, हमें आइडेंटिफिकेशन करना पड़ेगा कि ये वाला जो जीव है, ये जीव, इसके लक्षण क्या है, इसके इस जीव में पाए जाने वाले गुण क्या हैं, इस जीव से संबंधित और कौन सब जीव ऐसे हैं जिसमें इसी प्रकार का गुण पाया जाता है। हमें पहले उन चीजों को देखना पड़ेगा, यानी पहचान करना पड़ेगा, तभी जाके हम वर्गीकरण ठीक तरीके से, सही तरीके से हम कर पाएंगे। ठीक है, तो आप हेडिंग ले लीजिए, वर्गीकरण के मौलिक सिद्धांत। आप ये हेडिंग ले लीजिए, वर्गीकरण के मौलिक सिद्धांत। और इसमें वर्गीकरण करने के लिए सबसे पहले क्या जरूरी है, पहचान करना। तो 1 नंबर वर्गीकरण के मौलिक सिद्धांत, इसको हेडिंग बनाइए और 1 नंबर दे दीजिए पहचान। हम लोग एक एक करके ही आगे बढ़ते जाएंगे, इनसे आसानी होगी, है ना। पहचान देके डैश देके लिखिएगा। पहचान में हम पहले से निर्धारित वर्गीकरण पद्धति का उचित स्थान निश्चित करते हैं। पहचान में हम पहले से निर्धारित वर्गीकरण पद्धति का उचित स्थान निश्चित करते हैं। जीवों का नामांकन तभी संभव है जब हम जीव के लाक्षणिक गुणों का सही वर्णन करें। यानी जीवों में जो वर्गीकरण तभी संभव है कब, जब हम उनके लक्षण को सही तरीके से पकड़ेंगे कि एक्चुअल में इस जीव का क्या लक्षण है, तभी जाके जीवों का सही तरीके से वर्गीकरण किया जा सकता है। तो जब हम जीवों के लाक्षणिक गुणों का सही वर्णन करें, तभी हम उसे सही रूप में वर्गीकरण कर सकते हैं। ये बस इसी चीज को शब्दों में लिखाया जा रहा है। वर्गीकरण में हम पूर्व में पहचाने हुए जीव की समानता का आधार बनाते हुए, वर्गीकरण में हम पूर्व में पहचाने हुए जीव की समानता का आधार बनाते हैं। जैसे यदि हमें एक फूल सहित पौधों की टहनी का नाम जानना चाहें, जैसे यदि हम एक फूल सहित टहनी का नाम जानना चाहें, तब यह क्रिया पहचान की होगी, वर्गीकरण की नहीं। तो अगर मान लीजिए हमें किसी भी पौधों के हमें उनके अगर पूरे शरीर के बारे में सबसे पहले हमें अगर जानना है, तो हम वहां पर उनका वर्गीकरण नहीं कर रहे हैं, हम उसको पहले पहचानने का प्रयास कर रहे हैं कि इनकी टहनियों की लंबाई कितनी है, इनकी टहनियों का साइज कितना है, इनकी टहनियों में इनके जो ऊपरी परत है उनकी लंबाई क्या है या उनकी मोटाई क्या है। हम पहले उन चीजों को जानेंगे। इनमें फूल कितने आते हैं, फूल किस मौसम में आते हैं, हम उन सभी को अगर हम वहां पर जानने का प्रयास कर रहे हैं, तो इसका मतलब हम वहां पर पहचान कर रहे हैं, ना कि हम वर्गीकरण कर रहे हैं। जब पहचान हो जाएगी इस प्रकार से, तब हम वर्गीकरण कर पाएंगे। तो वर्गीकरण करने से पहले हमें पहचानना जरूरी है। ठीक है, तो आगे जब हम पहचान कर लेंगे किसी भी
पौधों का, वनस्पति का या जंतु का, तब हमें क्या करना पड़ेगा, तब हमें नामांकन करना पड़ेगा, नोमेनक्लेचर करना पड़ेगा, है ना, नामांकन करना होगा। और नामांकन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, नोमेनक्लेचर कहते हैं। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले अगर आपको वर्गीकरण करना है तो वर्गीकरण करने से पहले क्या करना पड़ेगा, हमें पहचान करना पड़ेगा, और पहचान करने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, उसका नाम रखना पड़ेगा, नामांकन करना पड़ेगा। तो नामांकन देके आप डैश दीजिएगा। अच्छा, नामांकन जो इनको यहाँ पर थोड़ा सा पहले समझ लीजिए, फिर थोड़ा सा लिख लीजिएगा। नामांकन जो हमें करना है, अब मान लीजिए किसी भी वनस्पति की खोज हुई आपके एरिया में या फिर दुनिया के किसी भी हिस्से में खोज हुई, तो अगर उनका वहां पर खोज किया गया, तो खोज अगर किया गया तो अगर मान लीजिए कोई चीज ब्रिटेन में पाई जाती है, कोई चाहे नई वनस्पति हो या फिर नए जंतु पाए जाते हैं, तो ब्रिटेन के जो साइंटिस्ट है उनको वो अपने तरीके से नाम वहां रख देंगे। अब उसी प्रकार का अगर हमारे इंडिया में खोजा जाएगा, तो इनको तो यहाँ फिर अलग तरीके से रखा जाएगा। लेकिन अगर अब वहां के साइंटिस्ट यहाँ आएंगे और उनको बताया जाएगा कि अजी ये नहीं ये है, इनका नाम ये है, फिर वो भी कंफ्यूज हो जाएंगे। और जब वो बताएंगे नहीं इसका नाम ये नहीं एक्चुअल में ये है, तो कंफ्यूजन दोनों साइड होगा और हर एक देशों में होगा। तो इसी चीज से बचने के लिए क्या किया गया है, एक अंतरराष्ट्रीय संस्थान एक जंतु के लिए और एक वनस्पति के लिए बनाया गया है, जहां पर यह सुनिश्चित किया गया कि हमको क्या करना है, हमें जंतुओं का नाम इस प्रकार से रखना है या वनस्पतियों का नाम इस प्रकार से रखना है कि जो सर्वमान्य हो। तो नामांकन में सबसे ज्यादा जरूरी क्या है कि हम कोई ऐसा नाम करें जो क्या हो, सर्वमान्य हो, मतलब सभी जगह उनका एक्सेप्टेंस हो, सभी जगह उनको स्वीकार किया जाए। जैसे अगर किसी भी वनस्पति या जंतु का नाम इंडिया में रखा जाता है तो वह अमेरिका में भी स्वीकार हो, वह ब्रिटेन में भी हो, या ब्रिटेन में किसी वनस्पति या जंतु का नामांकन किया जाता है तो हमारे यहाँ के साइंटिस्ट भी उस चीज को स्वीकार करें। तो अगर इनको हम उदाहरण स्वरूप समझना चाहें तो जैसे मान लीजिए अगर हम आपने आम तो आपने खाया ही है और अभी तो कुछ समय के बाद सीजन भी आ जाएगा, मैंगीफेरा इंडिका। अब देखिए ये क्या है, तो ये आम का साइंटिफिक नाम है। ये किसका साइंटिफिक नाम है, आम का साइंटिफिक नाम है। अब इसमें जो मैंगीफेरा इंडिका है, याद रखना है ये क्या है, ये वंश को बताता है। ये किसको बताता है, वंश को बताता है। और इंडिका किसको बताता है, तो ये बताता है जाति को। ये किसको बताता है, जाति को। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम हमारे देश में आम को मैंगीफेरा इंडिका कहा जाता है, तो सिर्फ हमारे ही देश में नहीं बल्कि रसिया, अमेरिका, ब्रिटेन, दुनिया के किसी भी देश में वहां के साइंटिस्ट जो हैं वह इसको किस नाम से जानेंगे, मैंगीफेरा इंडिका के नाम से ही जानेंगे। इसी प्रकार से जैसे मानव है, मानव का होमोसेपियंस, मानव का जो साइंटिफिक नाम है वो क्या है, होमोसेपियंस है। अगर होमोसेपियंस हम लोग यहाँ पर कहते हैं तो इसका मतलब यह है कि यह ऑल ओवर द वर्ल्ड इनका जो साइंटिफिक नाम है वो क्या कहलाएगा, होमोसेपियंस ही कहलाएगा। इसमें याद रखना है कि पहला जो नाम होता है वो किसको बताता है, वंश को बताता है, और जो दूसरा नाम होता है वो उसका जो दूसरा जो भाग है या दूसरा जो हिस्सा है, जैसे सेपियंस कहते हैं, तो ये किसको बताता है, जाति को बताता है। तो याद रखना है ये किसका नाम है। हम किसी एक वीडियो में एक शॉर्ट वीडियो लेके आएंगे जहां पर जो मुख्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या फिर आपके एग्जाम में वस्तुनिष्ठ प्रश्न में पूछे जाते हैं, हम सभी का साइंटिफिक नाम आपको एक ही जगह पे लिखा देंगे। इसमें आपको याद रखना है कि जितना भी साइंटिफिक नाम है जिस भी चीज का हो, उसमें से याद रखना है सबका जो पहला अक्षर होता है वो कैपिटल होता है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है कि हर एक वर्ड्स का, हर एक साइंटिफिक नेम का पहला अक्षर कैपिटल होगा और उनके बाद जो होगा वो सब स्मॉल होगा। इस चीज का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इनसे आगे अब थोड़ा सा लिखिए अब। अच्छा, नामांकन में याद रखना है कि नामांकन में दो चीजें जो है, नामांकन जो किया जाता है इनके लिए दो अंतर्राष्ट्रीय संस्था भी है। अच्छा, दोनों अंतर्राष्ट्रीय संस्था, दो अंतर्राष्ट्रीय संस्था नहीं है, एक्चुअल में दो तरीके के लिए काम करती है, दो पहलुओं पे। एक हमारा वनस्पति के लिए और दूसरा हमारा काम करता है किसके लिए, जंतुओं के लिए। तो एक है आईसीबीएन और दूसरा है आईसीजेडएन। तो इसका मतलब क्या है, इंटरनेशनल
इंटरनेशनल कोड ऑफ बायोलॉजिकल इनको बायोलॉजिकल कहिए या फिर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। अच्छा, आईसीजेडएन का क्या हो जाएगा, जेड से फिर जोलॉजिकल सिर्फ हो जाएगा, तो इनको आप क्या कहिएगा, इंटरनेशनल कोड ऑफ जोलॉजिकल नोमेनक्लेचर। ठीक है, याद रखना है ये जो आईसीबीएन है ये किसके लिए काम करेगा, बोटेनिकल का मतलब क्या हो गया, वनस्पति के लिए, और ये जो जोलॉजिकल है इसका मतलब क्या हो गया, किसके लिए, जंतुओं के लिए। बस आपको इतना ध्यान में रखना है बस, और इनसे ज्यादा कुछ भी नहीं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। तो चलिए यहाँ पर थोड़ा सा अभी आप लिखिए, नामांकन देके डैश देना है, नामांकन देके डैश देके लिखिएगा। पौधों का नामांकन, पौधों का नामांकन वनस्पतिक एवं पौधों का नामांकन एवं वानस्पतिक नामांकन की अंतरराष्ट्रीय नियमावली, पौधों का नामांकन। अच्छा, यहाँ पर पौधे लिखे हैं तो जंतु भी दीजिए, पौधों का नामांकन एवं जंतुओं का नामांकन की अंतरराष्ट्रीय नियमावली आईसीबीएन, आईसीबीएन एवं आईसीजेडएन है, आईसीबीएन एवं आईसीजेडएन है, आईसीबीएन पौधों का, आईसीजेडएन जंतुओं का। ठीक है, अब जो नामांकन है, नामांकन में याद रखना है सबसे ज्यादा जो प्रचलित नामांकन मतलब सबसे ज्यादा जो उपयोग किया जाता है वो कौन सा है, द्विनाम है ना, द्विनाम नामांकन पद्धति, द्विनाम नामांकन पद्धति, इनका सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो द्विनाम पद्धतिकरण, द्विनाम नामांकन पद्धति देके डैश दीजिएगा और इसको लिखिएगा, इसमें लिखिएगा थोड़ा सा, फिर हम इसका भी हम लोग चर्चा करेंगे। द्विनाम नामांकन पद्धति, द्विनाम नामांकन पद्धति सर्वप्रथम उपयोग, द्विनाम नामांकन पद्धति का सर्वप्रथम उपयोग स्वीडन के वनस्पति वैज्ञानिक, स्वीडन के वनस्पतिक वैज्ञानिक कैरोलस लिनियस ने किया था, कैरोलस लिनियस ने किया था। किसी भी पौधों का वैज्ञानिक नाम, किसी भी पौधों का वानस्पतिक नाम दो शब्दों से मिलकर बना होता है। उदाहरण के लिए लिखिएगा, उदाहरण के लिए, फिर से आज लाइट चला गया, आप लिखिए। ठीक है, हो सकता है लाइट आ जाए क्योंकि इनसे पहले भी लाइट चला गया था, वीडियो को रोका इसीलिए आपने थोड़ा डेज में बदलाव तो नहीं देखा, लेकिन लिखिए आप थोड़ा सा, फिर हम लाइट आने के बाद चर्चा करेंगे। लिखने में कोई दिक्कतें नहीं होनी चाहिए आपको। उदाहरण के लिए आलू का वनस्पति नाम सोलेनम ट्यूबेरोसम है। इसमें पहला शब्द सोलेनम, इसमें पहला शब्द सोलेनम है जिसे जेनेरिक एपिथेट कहते हैं, जिसे जेनेरिक एपिथेट कहते हैं। जेनेरिक एपिथेट का मतलब क्या हुआ, वो किसको बताता है, वंश को बताता है। और दूसरा शब्द ट्यूबेरोसम है, इसे स्पेसिफिक एपिथेट कहा जाता है। आलू का वनस्पतिक नाम में, आलू के वनस्पतिक नाम में
आलू के वानस्पतिक नाम में सोलेनम वंश, सोलेनम वंश तथा ट्यूबरोसम जाति को निरूपित करता है। ट्यूबरोसम जाति को निरूपित करता है। आगे नीचे में हेडिंग देके लिखिएगा द्विनाम पद्धति के सिद्धांत या नियम। द्विनाम पद्धति के नियम देके डैश दीजिएगा, इनको लिखिए क्योंकि कल मैं समझा दूंगा, इनको लिख लीजिए, ठीक है। द्विनाम पद्धति के नियम। जैविक नाम प्रायः 1 नंबर देके लिखिएगा। द्विनाम पद्धति के नियम देके डैश दीजिएगा और 1 नंबर देके लिखिएगा। जैविक नाम प्रायः लैटिन भाषा में होते हैं और तिरछे अक्षरों में लिखे जाते हैं। अभी जो जैसे मैंने नाम लिख के दिया था इनसे पहले मैंगिफेरा इंडिका, तो याद रखना है वो तिरछे अक्षरों में लिखा जाएगा, तिरछे अक्षरों में लिखे जाते हैं। एक बार रिपीट करता हूं, मिला लीजिए। जैविक नाम प्रायः लैटिन भाषा में होते हैं और तिरछे अक्षरों में लिखे जाते हैं। नंबर 2 दीजिएगा। जैविक नाम में पहला शब्द, जैविक नाम में पहला शब्द अंश का नाम होता है, अंश नहीं वंश का नाम होता है, वंश। जैविक नाम में पहला शब्द वंश का नाम होता है जबकि दूसरा शब्द जाति का नाम होता है, जबकि दूसरा शब्द जाति का नाम होता है। तो वैसे हम ये सभी ऑलरेडी आपको अभी यहां पर समझा चुके थे उदाहरण देकर। तीसरा हेडिंग दीजिएगा। वैज्ञानिक शब्द को जब टाइप किया जाता है, टाइप किसके माध्यम से, लैपटॉप या कंप्यूटर के माध्यम से, जब टाइप किया जाता है तो इटालिक में लिखा जाता है और यदि हाथ से लिखते हैं तो दोनों शब्दों को अलग अलग रेखांकित किया जाता है या रेखांकित करते हैं। और अगर हाथ से लिखते हैं तो दोनों शब्दों को अलग अलग रेखांकित करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप कंप्यूटर या लैपटॉप पे टाइप कर रहे हैं तो कंप्यूटर लैपटॉप में एक फ्रंट होता है जिसको इटालिक कहते हैं। इटालिक थोड़ा तिरछा लिखा जाता है। अगर आप हाथ से लिख रहे हैं तो फिर आपको दोनों शब्दों को अलग अलग लिखना होगा। नंबर 4 दीजिए। पहला नाम एक संज्ञा होता है जबकि दूसरा नाम स्पेसीज का नाम होता है, यानी जाति का। ठीक है, अगला पॉइंट दीजिएगा 5 नंबर। पहला अक्षर जो वंश के नाम को बताता है, ये सब ऑलरेडी हम समझा चुके हैं, बस उसी को आप शब्दों में लिख रहे हैं ताकि आप 2-4 महीने के बाद अगर अपने कॉपी का रिवीजन करें तो आपको उस समय समझ में आए। ठीक है, लिखिएगा। पहला अक्षर जो वंश के नाम को बताता है बड़े अक्षरों से शुरू होता है। अभी मैंने बताया था ना, कैपिटल अक्षर से लिखते हैं। बड़े अक्षरों से शुरू होना चाहिए जबकि जाति संकेत पद में छोटा आकार होना चाहिए। यानी जब हम लिखते हैं तो उनका जो पहला अक्षर है वो कैपिटल और उनके बाद जो जाति को बताता है उनका किस में होना चाहिए, छोटा आकार यानी स्मॉल लेटर में लिखना चाहिए। उदाहरण के लिए आप मैंगिफेरा इंडिका को उदाहरण स्वरूप आप लिख सकते हैं यहाँ पर जो हमने समझाया था। ठीक है, तो ये बस हमारा वर्गीकरण जो था, ये जैव विविधता हमने शुरू किया था और वर्गीकरण के हमने कुछ वर्गीकरण को समझा, फिर हमने वर्गीकरण के नियम को देखा कैसे वर्गीकरण किया जाता है। तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि वर्गीकरण का जनक किसे कहा जाता है और सबसे पहले ये जो वर्गीकरण के जनक हैं ये किस देश से बिलोंग करते हैं, आपको ये भी लिखना है। कमेंट सेक्शन में इन दोनों प्रश्नों का आप उत्तर दीजिएगा। आज अंतिम के 5 मिनट में थोड़ा लाइट चला गया। इनसे पहले जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था तो उस समय भी लाइट चली गई थी, इसीलिए मैंने फिर वीडियो को बंद कर दिया। फिर
बात थोड़ा स्नान करके आए तो फिर से रिकॉर्ड कर रहे थे, फिर से लाइट चली गई। कोई बात नहीं, हम ऑलरेडी समझा चुके थे, आपको बस लिखना था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने लिख लिया होगा। तो थोड़ी सी अभी समस्या है, आपका परिवार है, आप समझ सकते हैं। आप बस कोऑपरेट करते रहिए। वीडियो के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जितने लोगों के साथ आप शेयर कर सकते हैं शेयर कीजिए। जो भी सोशल नेटवर्क है, व्हाट्सएप, फेसबुक, यहाँ पर भी शेयर किया कीजिए, लोगों के साथ टैग कीजिए। हमारा परिवार जब ग्रो करेगा तो बिल्कुल हमारे चैनल की भी स्थिति सुधर जाएगी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, लेकिन जाने से पहले मैं चाहता हूं कि आप आज के अनुभव को कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा। बाकी यह वीडियो कैसा लगा इसके बारे में भी आप लिखिएगा। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए नॉलेजपुर के और सभी वीडियो को। जय हिंद, जय भारत।